गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो आपका थर्ड पेपर है उसमें माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड यूनिट लेते हैं। ये है प्रोकैरियोटा, यानी कि बैक्टीरिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइज, शेप एंड पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्लाइम लेयर, सेल एनवलप एक्सेट्रा। चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, पादप जंतु व अन्य कोशिकाओं में कुछ मूलभूत समानताएं होती हैं। फिर भी इन्हें हमने दो प्रकार में बांटा है, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ये आप शुरू में ये पढ़ते हुए आए होंगे। सबसे पहले लेते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, बल्कि कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। इनमें ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है और जो ऑर्गेनेल्स झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। इसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। 1973 में प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोकैरियोटा शब्द प्रतिपादित यानी कि बताया गया। दूसरा है यूकैरियोटिक। इनमें समस्त सेल ऑर्गेनेल्स के साथ सुसंगठित केंद्रक यानी कि वेल डेवलप्ड केंद्रक भी होता है, और इसका उदाहरण है प्लांट्स और एनिमल सेल्स। अब हम प्रोकैरियोटा के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। ये प्राय रंगीन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी जो हाई कैपेसिटी ऑफ अडेप्टेशन यानी कि प्रकृति में हर उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन संभव है। ये अधिक तथा कम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन प्राय द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन द्वारा होता है। ये या तो अकेले या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। अब है बैक्टीरियल साइज। माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेल्युलर इनका जो साइज़ है वो 0.1 से 80 माइक्रोन तक होता है। प्रकृति में ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकने योग्य सबसे छोटा जो जीवाणु है वो है माइकोप्लाज्मा लेडलावी, जिसका व्यास 0.135 माइक्रोन है। सबसे बड़े वृहत सल्फर जीवाणु या स्पाइरिलम डिस्ल्यूफ्यूरिकम का परिमाण लगभग 1 मिलीमीटर तक होता है। प्रायः रंगहीन होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, परंतु कुछ जीवाणु रंगीन भी होते हैं, जैसे गंधक जीवाणु पीले रंग के, लोह जीवाणु का रंग भूरा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अब है आकार। आकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। गोलाकार यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया जिन्हें हम कोकस कहते हैं, रॉड लाइक या शलाका या दंडाणु जिन्हें बैसिलस कहते हैं, और सर्पिल जिन्हें स्पाइरिलम कहते हैं। अब हम लेते हैं गोलाकार जीवाणु। इसका जो अगर सिंगुलर में हम बात करेंगे तो कोकस और प्लूरल में हम बात करेंगे तो कोकी। ये गोलाकार अंडाकार सेम आकार या भालाकार होते हैं। सेल अरेंजमेंट के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। लघु गोलाणु यानी माइक्रोकोकस। कोशिकाएं इसमें पृथक एवं अनियमित रूप से जल और वायु में बिखरी हुई पाई जाती है। दूसरा है डिप्लोकोकस। इसमें सेल डिवीज़न के बाद 2-2 सेल्स स्थायी रूप से जुड़ी रहती है। इसका उदाहरण है गोनोकोकस सूजाक बैक्टीरिया, गोनोरिया जो बीमारी होती है उसका बैक्टीरिया। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस मन का गोलाणु। ये जो गोलाणु है एक श्रृंखला और जंजीर बनाते हैं। ये गोलाणु अथवा जीवाणु एक ही दिशा में खंडित होते हैं। इसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का, कि न्यूमोनिया फैलाता है। अब है चतुष्कोकस टेट्राकोकस। जब युग्मित गोलाणु इस प्रकार विभाजित हों कि एक समूह में दिखाई दे तो उसे चतुष्टक कहते हैं।
इन्हें पीडियोकोकस भी कहते हैं। एग्जाम्पल पीडियोकोकस पिलरगोनी। आपको डायग्राम भी बनाए दिखाई दे रहे हैं, सब मैंने डायग्राम भी बनाए हैं। ये देखिए चतुष्कोकर। अब है घन गोलाणु अथवा सारसीना। यदि चतुष्टक फिर विभाजित होकर 8 का समूह बना लेता है अथवा गोलाणु 3 तलों में विन्यासित होकर एक घनाकार क्यूबॉइडल रचना बनाते हैं तो उसे सारसीना कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सारसीना लुटिया। फिर है स्टेफाइलोकोकस। ये जीवाणु गोल आकृति अनियमित अंगूर के गुच्छों के समान व्यवस्थित होते हैं। ये किसी भी दिशा में विभाजित हो सकते हैं, अतः इन्हें गोलाणु कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस ये त्वचा के अंदर फोड़े उत्पन्न करता है। अब बात लेते हैं दंडाणु यानी कि बेसिलस। अभी हम कोकस की बात कर रहे थे, अब है दंडाणु। ये बेलनाकार छड़ या सूत्र के रूप में होते हैं। मनुष्य में अनेक भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ दंडाणु यानी कि बेसिलस छोटे तथा कुछ लंबे होते हैं और अधिकतर इनके जो सिरे हैं वो ब्लंट लेकिन कुछ में नुकीले होते हैं। विन्यास के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रोबैसिलस। ये एकल दंडाणु होते हैं। साल्मोनेला टाइफाइड जो फैलाता है उसका दंडाणु। ये डायग्राम देखिए। युग्म दंडाणु डिप्लोबैसिलस। अगर दंड जीवाणु द्विविभाजन के बाद एक दूसरे से जुड़ी अवस्था में मिले तो उसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं। मन का दंडाणु। अनेक दंडाणु जुड़कर एक श्रृंखला जंजीर बनाते हैं अथवा युग्म दंडाणु विभाजित होकर एक जंजीर बना ले तो उसे मन का दंडाणु कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गिल्टी रोग का दंडाणु बेसिलस एंथ्रेसिस। अब है गदाकार अथवा कॉरिने बैक्टीरिया। दंडाणु की जो आकृति गदाकार क्लब शेप्ड होती है। डिप्थीरिया का दंडाणु इसका एग्जाम्पल है, देखिए डायग्राम में, ये गदाकार दंडाणु है। उसके बाद आता है पिन्नाकार अथवा क्लॉस्ट्रिडियम। दंडाणु के एक छोर पर एक स्पोर बनने से आकृति पिन अथवा ड्रम स्टिक जैसी लगती है। उदाहरण टेटनस रोग का दंडाणु क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई। ये देखिए, ये स्पोर या ड्रम स्टिक जैसे। एक्टिनोमाइसिट, इसमें पार्श्वीय शाखाएं निकलने लगती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है तपेदिक माइकोबैक्टीरियम एवं कोड़ माइकोबैक्टीरियम लैप्रे के दंडाणु। टीवी और कोड़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कोड़ माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। फिर आता है सर्पिलाणु। कोकस हो गया, बेसिलस हो गया, अब है स्पाइरिलम। और जब प्लूरल में बात करेंगे तो स्पाइरिला। ये सर्पिल सूत्र जैसा होता है, टेढ़े मेढ़े बेलनाकार आकृति के होते हैं। गतिशील जीवाणु के अंदर कशाप भी पाई जाती है। इनके निम्न प्रकार हैं। एक तो कौमाकार जिसे हम विब्रियो कहते हैं। ये अर्धविराम या कौमा के समान वक्राकार होते हैं। हैजा रोग का जीवाणु विब्रियो कॉलेरी या विब्रियो कौमा। दूसरे हैं सर्पिलाकार स्पाइरिलम। इनका आकार कुंडलित 1 या 2 चक्रों सहित होता है। मनुष्य में चूहे के काटने से उत्पन्न ज्वर का सर्पिलाणु स्पाइरिलम माइनस। उसके बाद है तरंगाणु अथवा स्पाइरोकीट। ये कॉर्क स्क्रू अथवा स्प्रिंग की भांति अत्यंत कुंडलित, लचीले एवं गतिशील होते हैं। सिफिलिस आतशक रोग का जीवाणु ट्रिपोनोमा पैलिडम। कशाप के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पैरीट्राइकस। मोनोट्राइकस जिसमें कशाप एक सिरे पर होता है।
लोफोट्रैकस, इसमें कई कशाब एक सिरे पर होती हैं। एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों सिरों पर कशाब पाई जाती हैं। और पेरिट्राइकस, इसमें जीवाणु के सभी भाग से कशाब निकली रहती। देखिए ये पहला मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और ये पेरिट्राइकस। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सभी सजीवों की कोशिकाओं में 3 आधारभूत रचनाएं उपस्थित होती है। सबसे पहले बाहरी भित्ति यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल। ये तीनों रचनाएं कोशिका के जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भी इन्हीं आधारभूत रचनाओं की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो आउटर कवरिंग खोल और एक प्रोटोप्लाज्म। ये देखिए आउटर कवरिंग ऑफ सेल और प्रोटोप्लाज्म। आउटर कवरिंग सेल में फिर 2 चीज़ें होती हैं, स्लाइम लेयर कैप्सूल और सेल वॉल। और प्रोटोप्लाज्म में 3 रचनाएं होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और इनर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। आउटर कवरिंग सेल यह कोशिका का मृत भाग होता है और ये 2 स्तरों का बना होता है, एक तो स्लाइम लेयर और दूसरा सेल वॉल। तो सबसे पहले है स्लाइम लेयर। यह जेल के समान पतली रूपांतरित परत होती है। ये जो लिपिड प्रोटीन पदार्थों की बनी होती है और सेल वॉल को घेरे रखती है। इसकी मोटाई अलग अलग जातियों में व एक ही स्पीशीज़ के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब यह परत अपेक्षाकृत मोटी और कठोर हो जाती है तो इसे हम कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद है ये जो कैप्सूल युक्त जीवाणुओं को हम एनकैप्सुलेट जीवाणु कहते हैं। यदि यह स्तर ढीला तथा अनियमित आकार का होता है तो स्लाइम लेयर कहलाता है। अगर कठोर हो जाता है तो कैप्सूल कहलाता है और अगर ढीला होता है तो स्लाइम लेयर कहलाता है। और ये जो स्लाइम लेयर है ये सेल वॉल के बाहर होती है। कुछ जीवाणुओं में कैप्सूल स्लाइम लेयर दोनों ही पाए जाते हैं। ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, ये स्लाइम लेयर है और ये कैप्सूल है बाहर की ओर और ये कैप्सूल और ये सेल वॉल और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन।